हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस पे। तो आज की क्लास में क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक के मोस्ट आईएमपी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो पिछले सालों में हमसे पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक, तो बिना किसी देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से हमसे क्या करवाए हैं, HCF और LCM ज्ञात करने हैं। ये हमसे पूछा गया है प्रश्न में। क्या है भाई, 6 संख्या, एक 6 दी है और एक 20 और 6 के HCF निकालने हैं और LCM निकालने हैं, वो भी किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, करते हैं, कैसे करते हैं सर वो देखिएगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास दो सदस्य हैं, इसीलिए हम दो लोगों को दो जगह बिठाएंगे और उनके गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 6 और यहाँ पे 20। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमें इनके गुणनखंड करना तो आता ही है ना। संख्या 6 तो 2 से कटेगी, 2 3 6 और 3 एकन 3, यहाँ तक का काम खत्म। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, ये 2 से काटे, 2 दहाई 20 और फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और फिर 5 से काटेंगे, 5 एकन 5। ठीक है, इतनी बात क्लियर भाई, इतनी बात सही है। अपन ने गुणनखंड कर लिए क्योंकि गुणनखंड विधि से तो करने थे, इसीलिए गुणनखंड किए हैं इनके। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएम। उससे पहले अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं कि 6 बराबर और 20 बराबर क्या है भाई। देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार है सर, एक बार है। 3 कितनी बार है सर, एक बार है। यहाँ पे आ जाओ, ये 2 कितनी बार है, एक दो बार है। यहाँ पे 5 कितनी बार है, एक बार है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। ठीक है भाई, यहाँ तक हमने ऐसे कर लिया। क्यों, एक बार था, एक बार लिख लिए, 3 एक बार थे, एक बार लिख लिए, 2 दो बार थे, 2 बार लिख लिए, और 5 एक बार थे, एक बार लिख लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, HCF और LCM निकालेंगे। ठीक है, इस जगह पे निकाल लेंगे इसको, HCF के हमने निकालने के 2 नियम बताए थे आपको। एक तो पहला नियम ये था कि संख्या दोनों में होनी चाहिए, दोनों लाइनों में, यहाँ पर भी हो वो संख्या और यहाँ पर भी हो वो मान्य संख्या, उसी से हमें मतलब है और किसी से मतलब नहीं है HCF के अंदर। ठीक है, क्या है यहाँ पे लिख देते हैं। पहला तो वो संख्या जो है HCF के नियम, ये HCF के लिए क्या है, पहला नियम हमारे पास है कि संख्या दोनों में होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि छोटी घात लेनी है। ये हमारे पास HCF और HCF निकालने के 2 नियम हैं। सबसे पहले दोनों में संख्या हो। अब देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मैच हो गए भाई, दोनों में है। यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं, कोई मतलब नहीं है इससे। यहाँ पे 5 है लेकिन ऊपर 5 नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, HCF के अंदर इससे कोई मतलब नहीं है। अब पहला नियम तो हमारा काम कर रहा है कि केवल 2 के लिए, क्योंकि संख्या दोनों में कौन मिल रही है, मैं 2 और 2 दोनों में मिल रही, 2 और 2। अब नीचे पे चलते, छोटी घात लेनी है। अब 2 की पावर यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 में, 2 की पावर 1 में कौन सी छोटी है भाई, 2 की पावर 1 छोटी है, तो वही ले लेते हैं। तो HCF के लिए हम कौन सी लेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया भाई, 2, यानी कि HCF हमारे पास आ गया कितना, 2 निकल के आ। ठीक है, HCF कितना आ गया भाई, 2। HCF हमारे पास आ गया 2 निकल कर। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, LCM। आगे बढ़ते हैं, LCM क्या करेंगे, LCM में क्या है, सभी चीज लेनी है, जो भी है वो भी, और जो दोनों में है वो भी लेनी है, और जो भी नहीं है, जो दोनों में नहीं है वो भी लेनी है, लेकिन लेनी बड़ी पावर के साथ है। अगर हम LCM की बात करें या LCM की बात करें तो बड़ी घात लेनी है। कौन सी घात लेनी है, बड़ी घात लेनी है, और संख्या तो सभी ही लेनी है। ठीक है, ठीक है, संख्या तो हमें सभी ही लेनी है जितनी है। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 2 दोनों में है, लेकिन बड़ी पावर वाली लेनी है। बड़ी पावर कौन सी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, बड़ी वाली हमारे पास 2 की पावर 2 है, इंटू यहाँ 3 की पावर 1 है ही, यहाँ पे 5 की पावर 1। ठीक है, ये तीनों चीज लेनी है। समझ में आया, यहाँ तक करते हैं आगे। LCM बराबर 2 की पावर 2 का मतलब 4,
3 की पावर 1 का मतलब 3, और 5 की पावर 1 का मतलब 5। ठीक है, अगर गुणा करें तो 4 3 12 और 12 पंजे 60, ये हमारे पास हो जाएंगी। तो एल सी एम बराबर कितने आ गए भाई? 60 हमारे पास एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया भाई? 60 आ गया। इस तरीके से हम अपने एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अब हमारे पास जगह है तो एक चीज और सीख लेते हैं यहीं पे कि अगर हम क्या करें, अगर हमसे पूछा जाए कि जांच भी करिए कि हमारे आंसर जो आए हैं वो ठीक है या नहीं है, सही निकले हमारे आंसर या नहीं निकले, वो हम जांच भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एल सी एम इंटू एच सी एफ। ठीक है, ये चीज हमारे पास फॉर्मूला है, वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है भाई? पहली संख्या क्या है भाई? 6 है। दूसरी संख्या कितनी है? 20 है। बराबर एलसीएम हमारे पास कितना आया? 60 आया। और एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। अगर हम इनके गुणा करें कितने आएंगे वहां पे? 6 दूनी 12 यानी कि 120। यहाँ पे करेंगे 6 दूनी 12 यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास 120, यानी कि दोनों जगह कैसे आ गए हमारे पास? बराबर। आर एच एस बराबर एल एच एस बराबर आर एच एस बन गया, एस बराबर आर एच एस। ठीक है, ये हमारे पास अगर बन गया तो हमारे पास जो आंसर है वो एकदम सही, एकदम क्रिस्टल सही आंसर है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 6,72,120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है? हमें एच सी एफ और एलसीएम ज्ञात करनी है। ठीक है, इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 3 संख्या दी गई है, हमें 6, 72 और 120। ये हमें एच सी एफ और एलसीएम पूछा गया और पिछली मतलब 2023 में ये पूछा गया था प्रश्न, और हो सकता है 25 में। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल तो देखनी है कि 6, 72 और 120 के गुणनखंड करके एच सी एफ और एलसीएम निकालने हैं, वही करते हैं काम। तो 3 लोग हैं आपकी बार हमारे पास, तो 3 सीटें डालेंगे अपन, तीनों पे बिठाएंगे एक एक करके। तो पहले पे बिठाते हैं 6 को, दूसरे पे बिठाते हैं 72 को, और तीसरे पे बिठाते हैं 120 को। ठीक है, करें शुरू। 2 से काटो भाई, 2 3 6 और 3 एकन 3, यहाँ तक का काम खत्म। ठीक है, अगले में काटेंगे 2 से, 2 3 6 और 2 6 12, और फिर 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकन 3। ठीक है, इतना हो गया। आगे काटते हैं 2 से, 2 से काटेंगे ये आ जाएंगे 2 से 12, फिर 2 से काटेंगे 30 बार, फिर 2 से काटेंगे 15 बार, और फिर 3 से काटेंगे 5 बार, और फिर 5 से काटेंगे 1। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास गुणनखंड हो गए। अब इन्हें हम सिस्टमेटिक तरीके से लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखेंगे कि 6 बराबर 72 बराबर और 120 बराबर। ठीक है, 6 की टेबल देखिए, 6 के 2 हैं, 6 में 6 की बार में 2 है हमारे पास, तो 2 कितनी बार आए? एक ही बार तो आए, एक लिख लिए। 3 कितनी बार आए? 3 एक ही बार तो आए, यहाँ देखिए 2 है पहले पे, तो 2 के बार आए? 1 2 3, 2 की पावर 3 बार आए हैं। 3 के बार आए हैं? 3 1 2, 2 बार आए हैं। यहाँ पे देखिए 2 1 2 3 कितनी बार आए हैं? 3 बार आए हैं। 3 कितनी बार आए हैं? 1 बार आए हैं। 5 कितनी बार आए हैं? 1 बार। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास इनको इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया। ठीक है, पर ये तो सबको आता ही होगा, हमारी क्लास चल चुकी है ना इस तरीके। ठीक है, क्या करते हैं अब इनका आगे बढ़ने, हमें एच सी एफ और एलसीएम निकालना है, वो इस तरह से निकालना है। एच सी एफ, एच सी एफ और एच सी एफ के नियम क्या बताया कि संख्या तीन लोग हैं यहाँ पे, तीनों में होनी चाहिए। अब 3 लोग हैं ना यहाँ पे, तो तीनों में होनी चाहिए वो संख्या एच सी एफ के अंदर, और छोटी पावर के साथ। तो देखिए यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, मैच हो गए भाई साहब, इनसे काम चलेगा हमारा। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, चलेगा काम। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, एक पे भी नहीं होते तब भी नहीं लेते, दोनों भी नहीं है यहाँ तो हमारे पास संख्या काम की है 1 2 और 1 3। अब इनमें से ही कौन सी सबसे ज्यादा काम की है? बस छोटी पावर वाली।
तो देखेंगे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3, सबसे छोटी कौन सी 2 की पावर 1, ये काम की है। यहाँ पे देखेंगे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, छोटी वाली कौन सी 3 की पावर 1 वाली छोटी है, नीचे 1 है, कोई दिक्कत नहीं, एक तो उठानी है हमें, तो 3 की पावर 1 उठा ली। ठीक है, तो छोटी वाली पावर देखिए यहाँ से हमें मिली 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू कितनी मिली 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 3 की पावर 1 का मतलब 3 और गुणा करेंगे 6। HCF हमारे पास आ गया कितना भाई, HCF हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, LCM, लासा निकालते हैं। LCM बराबर, निकाले जरा। एलसीएम में हमने क्या बताया कि संख्या तो सभी लेनी है, जो तीनों में आई हूँ वो भी और नहीं आई हूँ वो भी। तो करते हैं, देखिए यहाँ 3 की पावर 2 तो सब में थे और 3 भी सब में थे। बड़ी पावर कौन सी, 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो बड़ी वाली लेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 वाली लेंगे। और यहाँ पे आ जाओ 5 की पावर 1, ये तो अकेले हैं बेचारे, तो इन्हें ऐसे ही ऐसे रख लीजिएगा। एलसीएम बराबर 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएंगे, 2 3 4 दूनी 8, 3 की पावर 3 मतलब 9 इंटू 5 की पावर 1, अगर 5 8 40 और 4 ने 36, 360 हमारे पास क्या आ गया इसका एलसीएम। गुणा ही तो करना था, गुणा तो करना आता ही हुआ ना तुम्हें। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास निकल के आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें वो फॉर्मूला यूज होगा नहीं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या वाला, तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इतना ही पूछा जाएगा हमसे। इतना ही हमसे पूछा गया था कि एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, वो निकाल लिया अपन ने इस तरीके से। पहले गुणनखंड किया, उसको ऐसे अरेंज किया, उसके बाद में एचसीएफ निकाला, उसके बाद में एलसीएम निकाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा तीसरा सवाल है कि 65 और 117 के HCF को 65 माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। क्या किया गया है, दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात करो, यानी कि हमसे कहा गया है कि 65 और 117 का HCF यानी कि मासा हमें दिया गया है इसके रूप में। ठीक है, इसके रूप में, तब हमसे कह रहा है कि m का मान ज्ञात करो। चलो यहाँ तक का समझ में आता है कि m का मान ज्ञात कर पाया है। आगे कह रहे हैं साथ ही अभाज्य गणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम भी हमें पता करना है। ठीक है, तो क्या होना है, इसमें हमसे पूछा गया एम का मान और साथ ही साथ हमसे पूछा गया है एलसीएम, दो चीज हमसे पूछी गई है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो बात ऐसी है, यहाँ पे दो लोग दिए गए हैं, इनके हमें करने पड़ेंगे गुणनखंड बिना किसी टेंशन के। ठीक है, 117 ये है ना संख्या। अगर इनका यहाँ पे HCF लिखा है तो हम निकालेंगे HCF और LCM निकाल तो LCM। पहले तो गुणा कर लेते हैं, अगर 3 से कट जाएंगे क्या, 3 दिन नहीं कटेंगे, 5 से कटेंगे। 5 एकन 5 और 5 3 15 और 13 एकन 13, ये तो यहाँ तक का कहानी होगी खत्म। ठीक है, यहाँ पे काटेंगे 3 से अगर, तो 3 3 का 9, 3 9 27, 3 एकन 3 और 3 3 का 9 और फिर 13 एकन 13, ये हमारे पास हो गया काम खत्म। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास गुणनखंड, और इन्हें सिस्टमेटिक लिख ही लेते हैं पहले ही कि 65 बराबर 5 की पावर 1 इंटू 13 की पावर भी 1 है। यहाँ पे लिखेंगे 117 बराबर 3 की पावर कितनी है 2 इंटू 13 की पावर कितनी है 1। ठीक है, 3 की पावर 2, 13 की पावर 1, इतनी चीज तो आती है। हमें निकालना है HCF निकालना है इसमें, तो HCF निकाल रहे हैं अगर, तो क्या आएगा भाई, देखिए HCF की कंडीशन क्या थी हमारे पास, दोनों में संख्या हो, तो 13 यहाँ पर है 13 यहाँ पे, दोनों में है, पावर छोटी हो, एक यहाँ पर एक है, सेम सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही लिख लीजिए। 13 की पावर 1 का मतलब 13 है, तो HCF हमारे पास आ गया कितना 13। ठीक है, HCF हमने निकाल लिया। ठीक, अब हमें निकालना क्या है m का मान। m का मान निकालने के लिए अपन को एक सिस्टमेटिक तरीके वे में लिखना पड़ेगा कुछ, वो क्या है देखिए। हमसे कहा है इसको HCF को, इनके HCF को इस रूप में लिखा है, यानी कि HCF को किन किन के 65 और 117, इनके HCF को किसके रूप में लिख दिया है 65m माइनस 117, इनके रूप में हमसे लिखा गया है। ठीक है यहाँ तक।
यहाँ तक की बात क्लियर। ठीक है, अब इसे हमने सेट सिस्टमेटिक तरीके से लिख लिया। तो अब बताइए इनका HCF हमने निकाला, कितना निकाला 13। तो इनका HCF हमारे पास आ गया यहाँ पे 13 बराबर 165M माइनस 117। अगर 13 प्लस के 17 इधर आएंगे तो माइनस के 117 हो जाएंगे ना, बराबर 65M 65M। ठीक है, अब इन्हें जोड़ते हैं कितने, 3 और 10। ठीक है, एक हासिल 2 और एक 3 और यहाँ पे 130 हो गए हमारे पास ये, और 65। तो M बराबर अगर हम निकालें तो 65 बट्टे, सॉरी कितने आएंगे यहाँ पे, ऊपर तो आ जाएंगे कितने, ये 30, 130 ऊपर और 65 जाएंगे नीचे। ये बात तो हमें पता ही है ना, M वाली चीज नीचे जाती है, ये वाली चीज नीचे आएगी, और यहाँ पे 65 लिखेंगे। क्या लिखने, 65। ठीक है, यहाँ पे दोबारा देख लीजिए कि 65 हमारे पास M के पास थे, गुणा में थे, इधर जाएंगे तो भाग में जाएंगे, नीचे जाएंगे ये चीज। तो M बराबर काटते हैं, 5 से काटें क्या, 5 से काटते हैं, 5 एकन 5, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, 5 छिक 30 और 13 दूनी 26। यानी कि M का मान तो हमारे पास आ गया 2। ठीक है, ठीक है, M का मान हमारे पास आ गया 2। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, साथ ही साथ M का मान निकाल लिया अपन ने, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से, यानी कि वो फॉर्मूला था ना अपने, उससे अपन को निकालना है क्या, उससे हमें निकालना है क्या, LCM। अब जरूरी थोड़ी ना हमें यहाँ से ही निकालना है, हमारे पास तो बहुत कुछ है। LCM निकालेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे, क्या है वो, कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। पहली संख्या कितनी है हमारे पास, 65 है, दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास, 117 है, बराबर LCM हमें निकालना है, और HCF हमने कितना निकाला था। ठीक है, तो 65 इंटू 117 बट्टे, ये गुणा में इधर आ जाएंगे भाग में, और बराबर बचेंगे LC 13 पंजे 65, और 5 को इसमें गुणा करेंगे भाई, 5 सत्ते 35 के 5, 3 हासिल, 5 एकन 5 और 3 8 और 5 एकन 5। तो कितने आ गए, LCM हमारे पास आ गया भाई, LCM आ गया हमारे पास 8, 500 कितने, 585, कितने 585 हमारे पास LCM आ गया। ठीक है, 550 हमारे पास LCM आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सवाल का आंसर करना था। ठीक है, ऐसे करेंगे ना तो अपन को फुल ही नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात ऐसी थी यहाँ पे कि HCF अगर यहाँ पे लिखा है तो इस रूप में लिखा है, तो HCF लिखा है ना, तो पहले अपन को HCF ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे LCM लिख देते तो हम पहले LCM निकाल लेते, उसके बाद में HCF। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा चौथा सवाल है वो क्या है, देखते हैं क्या है भाई। दिया है HCF 99 और 153 का HCF कितना दिया है 9, तो LCM ज्ञात कीजिए। तो हमसे LCM पूछा गया है, देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है सुंदर सा, वो क्या है भाई, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसे अपन क्या करते हैं, इसके बारे में हमें याद होना चाहिए, तभी कर पाएंगे सवाल। ठीक है, देखते हैं भाई क्या है। पहली संख्या हमारी कितनी दे रखी है, 99 है। दूसरी संख्या कितनी दे रखी है हमारे पास, 153 है, बराबर LCM हमसे पूछा गया है, LCM पूछा है ना, और HCF दिया है 9। HCF कितना दिया है 9। अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, 99 इंटू 153 बराबर LCM बट्टे, ये गुणा में है तो इधर आ जाएंगे बट्टे, 9 से ही काटेंगे 11 बार। ठीक है, और 11 कैसे गुणा कर लेते हैं, 11 तिया 33, 3 हासिल, 11 पंजे 55, 55 और 3 58, 58 के 5 हासिल यहाँ पे आ जाएगा, 5 हासिल और 11 एकन 11, 11 और 5 16, यानी कि 1683 हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM। ठीक है, इस तरीके से लिखो, अथवा ऐसे लिख सकते हैं अपन, LCM बराबर 1683। तुम्हारी चॉइस है, दोनों ही सही है हमारे पास, क्योंकि आंसर तुम वही है ना। तो कितना आ गया, 1683 हमारे पास आंसर आ गया। छोटा तो सवाल था लेकिन 1 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, 1 नंबर वाला सवाल है, तो अपन क्या करते हैं, ये फॉर्मूले के बेस पे करते हैं। यहाँ पे पूरी बात लिखनी है आपको पेपर में, कि पहली संख्या फिर दूसरी संख्या बराबर LCM HCF। ऐसे मत लिख देना फर्स्ट सेकंड जैसे हमने लिखी, हमने शॉर्ट में कर दिया, आप लिखना है
कि पहली संख्या यू करके लिखनी है, फिर इनटू दूसरी संख्या और बराबर LCM इंटू HCF, यूं करके आपको लिखना है पेपर के। ठीक है, हमने तो शॉर्ट में कर दिया है, आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हुआ चौथा सवाल भी कंप्लीट। ठीक, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। हमारा पांचवा प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए क्यों 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11 हमारे पास कैसी संख्या, एक भाज्य संख्या है। ये हमें व्याख्या करके बतानी है। सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि भाज्य संख्या क्या होती है और उसके बाद पता होनी चाहिए कि अभाज्य क्या होती है। तो भाज्य संख्या क्या होती है भाई? भाज्य संख्या हमारी होती हैं जिनके गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कितने हो? 2 से अधिक हों। ठीक है, 2 से अधिक। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है? जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं उन्हें कहते हैं हम भाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं उनसे? भाज्य संख्याएं। ठीक है, एक मिनट रुकना, यहाँ अभाज्य होगी। ठीक है, ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है? जिनके अभाज्य गुणनखंड कितने हो? 2 से अधिक हो, उन्हें तो हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य क्या होती है? जिनके गुणनखंड एक ही हो, यानी कि 2 होते हैं, उनके अभाज्य कहते हैं। जैसे कि कोई संख्या हमारे पास 3 है, तो 3 या तो 1 से कटती है या तो 3 से कटेगी, तो वो कैसी संख्या भाई? वो कैसी संख्या है? वो अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या कैसे? जैसे हमारे पास क्या है? 4 है, तो 4 या तो किन से कटती है? 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, 4 से भी कटती है, तो 3 होगा इसके, 2 से अधिक होगा, तो कैसी है? भाज्य। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो ऐसी संख्या मिले जिसकी गुणनखंड 2 से अधिक आ जाए, वो हमारे पास, तब हमें पता चल जाए कि ये भाज्य है। तो करते हैं भाई इसको सॉल्व। क्या है हमारे पास? सबसे पहले है 17, फिर 5, फिर 11 और इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11, ये तो है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इनमें से देखिए प्लस है यहाँ पे, तो प्लस वाली चीज इधर डिवाइड करेंगे और इधर कर लेंगे। प्लस के इधर देखेंगे और प्लस के इधर देखेंगे। देखिए प्लस के इधर भी 2 है, प्लस के इधर भी 2 है, प्लस के इधर भी 11 है, प्लस के इधर भी 11 है, तो हम क्या करेंगे? 2 और 11 कॉमन ले लेंगे। 2 इंटू 11 हमने ले लिए कॉमन, अंदर क्या बचेंगे भाई? 17 बचे, 5 बचे, 11 तो बाहर गए, 3 बचे और 2 बाहर चलेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये तो पूरे बाहर चलेगा, तो 1 बचा है। ठीक है, गुणा करना भाई। 11 दूनी होते हैं हमारे पास 22 और 17 पंजे 85 और 3 का गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 5 15 के 5, 1 हासिल, 8 24 और 1 25 प्लस 1, प्लस ये वाला 1 आ गया, 22 और इंटू इन्हें जोड़ेंगे तो 25 और 5 में 1 गया, 5 में 1 जोड़ा तो कितने? 6, ये हमारे पास आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनका गुणा कर लेते हैं इससे। 256 का गुणा करेंगे अपन 22, 256 का गुणा करेंगे अपन 22 से। करते हैं भाई, दूसरी बार है, एक हासिल, तो 5 10 और 1 11, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, और फिर इतने ही वापस आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, और 2 3 6 और 5, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कितना? 56 और 32। ठीक है, अगर हम गौर से देखें तो 56 और 32 कई संख्या से कट जाएगी। पहले तो 1 से कटेगी और 2 से कटेगी और भी संख्याओं से कट जाएगी ये संख्या, तो हम कह सकते हैं ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों? संख्या, ये संख्या इस एक संख्या के, देखो एक संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए संख्या क्या है? भाज्य है। संख्या भाज्य ये है। इस तरीके से हमें करना था इसे। सबसे पहले अपन को इसे सॉल्व करना था और सॉल्व करने के बाद इस तरीके से हमने इस वजह से सॉल्व किया था कि आसानी से हो जाए। गुणा कहाँ पे करते, कॉमन लेके गुणा किया, इस वजह से आसानी से सॉल्व हो गया और कम टाइम में हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने सॉल्व किया। ठीक है, और हमारे पास जो आंसर आया उसकी अगर संख्या देखी जाए तो ऐसी एक संख्या है जो
दो से अधिक गुणनखंड रखती है अपने पास। ठीक है, तो इसीलिए ये संख्या कैसे हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास 5वां प्रश्न कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा 6वां प्रश्न है कि बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्य को का योगफल ज्ञात कीजिए। शून्य को का योगफल ज्ञात करना है किसके भाई, बहुपद का। बहुपद क्या है हमारे पास, 3x² प्लस 5x माइनस 2, ये हमारे पास बहुपद है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने से पहले हम क्या समझते हैं, इनके फॉर्मूले पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि हमारे इतनी जगह में शायद से बन जाना चाहिए। इधर इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। अपने पहला फॉर्मूला याद कर लेना, शून्य को का योगफल इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमारे पास होता है माइनस एक्स का गुणांक और बट्टे में हमारे पास होता है x² का गुणांक। ठीक है, ये फॉर्मूला पहला है हमारे पास। क्या होता है भाई, शून्य अंकों का योगफल बराबर x² का गुणांक x का गुणांक माइनस है ना ऊपर, माइनस x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, ये फॉर्मूला होता है। अगर अपन लिखना चाहें इसे तो ये लिख सकते हैं, क्या 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 शून्य अंकों का योगफल हम मान लें अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर। ठीक है, और आपको पता होगा कि अगर हम इसे डिनोट कर लें ax² प्लस bx और प्लस c से, तब अगर हम बात करें इसकी फॉर्मूले की तो क्या होगा भाई, इतनी रहेगी। तो अगर हम यहां से करें तो माइनस तो है यहाँ पे, माइनस x का गुणांक, x के पास में कौन है, b है, तो b है, और बट्टे x² के पास में क्या है भाई, a है। तो ये फॉर्मूला अपन बन गया छोटा सा, छोटी फॉर्म में। बस याद करने को कुछ नहीं, कोई सा भी कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपन में a, यहाँ से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं, ये स्टैंडर्ड एक नोटेशन है, इस तरीके से अपन बहुपद को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x का गुणांक मतलब x के पास में कौन था, b, x के पास में कौन है भाई, b। ठीक है, साइन की साइड, साइन प्लस का, तो इस वजह से ये माइनस का था, माइनस आ गया। बट्टे के बट्टे आ गए, x² गुणांक, x² के पास में कौन है, a है, तो a आ गया, ये चीज थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया है। अगला फॉर्मूला हमारे पास याद रखने लायक है, वो है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बट्टे x² का गुणांक, x² का गुणांक। ये है शून्यकों का योगफल बराबर अचर पद बट्टे माइनस वो अचर पद बट्टे x² का गुणांक। ये हमारे पास क्या है भाई, फॉर्मूला दूसरा है गुणनफल वाला। तो गुणनफल की जगह क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसे इंटू कहते हैं। अचर पद होता है हमारे पास जिसके पास x हो ही नहीं, बेचारे के पास, किसके पास x ही नहीं है, तो यहाँ पर अब दूसरी x मत चलो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x तो है ही नहीं, बट्टे में x² का गुणांक, x² गुणांक a, तो a नीचे आ जाएंगे। ये हमारे पास हो गया। समझ में आया कुछ, हाँ भाई समझ में आ गया कि हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपन में होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपन में ए होता है। याद करना चाहो कर लो, और नहीं कर पाओ तो ये वाला कर लो, x² गुणांक शून्यकों का योगफल बराबर x² गुणांक बट्टे ये चीज। ठीक है, आपके पास ये फॉर्मूले हाजिर है। अब अपन प्रश्न करते हैं इस जगह में, हमारे पास जगह तो बढ़िया है ये, इस जगह में अपन प्रश्न करते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखिए क्या है, इनका हमें क्या करना है, शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल का फॉर्मूला क्या है, ये है शून्यकों का योगफल। योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर हमें निकालना है तो हम लिख सकते हैं x² का गुणांक, वो भी माइनस के साथ। इसमें आ जाओ, x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे x के पास में क्या है, 5 है, प्लस के है ना, प्लस के 5, माइनस यहाँ पे है और 5 ऑटोमेटिक आ गए यहाँ पे x² का गुणांक। बट्टे में x² का गुणांक कितना है, x² गुणांक 3। तो हमारे पास आंसर जो आ गया वो आ गया कितना, कि शून्य अंकों का योगफल बराबर
शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है भाई, -5/3 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, था तो सरल, लेकिन हमने फॉर्मूले याद करने के लिए लिखे थे ये। ठीक है, अब मेन बात यहाँ पे क्या थी, ये है कि अगर हमसे पूछा है क्या शून्यकों का योगफल, तब तो हमने ये फॉर्मूला यूज करा कि x का गुणांक, x के पास में 5 थे इस वजह से हमने 5 लिख दिए, प्लस के और माइनस इस वजह से आया है। ठीक है, और 3x² का गुणांक हमारे पास 3 था, इस वजह से 3 आ गए। अब बाई चांस अगर आपसे पूछ ले कि शून्यकों का गुणनफल बता दीजिए, तो लगे हाथ वो भी सीख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर, आ जाओ, शून्यकों का गुणनफल होगा अचर पद। अचर पद कौन सा, वैसे -2 है यहाँ पे, तो -2 लिख लीजिए। और x² का गुणांक कितना है भाई, x² गुणांक 3, तो ये भी हमारे पास आंसर आ गया कि शून्यकों का गुणनफल हमारे पास आ गया -2/3। ठीक है, इस तरीके से अपन को ये सवाल करने हैं। ठीक है तो 1 नंबर का, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए ना कि कैसे करना है ये सवाल, इस तरीके से अपन ने करने हैं। ठीक है, अब इस तरीके से हमारा सवाल ये कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 7वां प्रश्न है ना। ठीक है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले शून्यक ज्ञात करना है हमें, और साथ ही साथ उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करनी है। अब हम करेंगे, इसमें 2 सवाल हमें दिए गए हैं, एक तो शून्यक ज्ञात करने हैं और दूसरी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, अगर शून्यक ज्ञात करने हैं, अगर आपके एग्जाम में आए कि शून्यक ज्ञात कीजिए केवल इतना आए, तो वो सवाल केवल और केवल 2 नंबर का होगा। और अगर कहते हैं सत्यता की जांच की, तो वो सवाल हो जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, कितने का, 4 नंबर का हो जाएगा। तो अपने पास जो सवाल है वो 4 नंबर का है। ठीक है, तो पहली बात तो अपन शून्य ज्ञात करना सीखेंगे, उसके बाद में सत्यता की जांच करना सीख जाएंगे इसी सवाल के माध्यम से। ठीक है, तो करते हैं भाई हल। तो शुरू करें भाई। सबसे पहले अपन के साथ जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो हमें बहुपद दिया गया है भाई x² + 7x और +12, ये हमारे पास बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद दिया गया है। शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए गुणांक की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए x का गुणांक कितना है, तो x के पास में कितने भाई 7 हैं, तो प्लस के साथ हमारे पास x का गुणांक है। अगर पूछा जाए x² का गुणांक कितना है, तो x² के पास में कुछ नहीं है, तो 1 मान सकते हैं ना, तो x² गुणांक कितना है, 1 है। ठीक है, पर अगर पूछा जाए अचर पद कितना है, तो अचर पद हमारे पास क्या होता है, जिसके पास x हो ही ना, पीछे वाला अंक अचर पद होता है। ठीक है, इतनी बात तो हमें पता नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, हम पीछे वाले को आगे गुणा करेंगे, इसमें यहाँ पे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 12 का 1 में गुणा करेंगे, तो 12 एकन 12 होते हैं, ये बात तो हमें पता चल रही है। 12 का गुणा करेंगे कहाँ पे, 1 में, 12 का गुणा करेंगे कहाँ पे, 1 में, 12 का गुणा करेंगे आगे। अब यहाँ पे 2 होते तो 2 में कर देते, 12 अगर यहाँ पे 2 होते तो 2 में कर देते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, कितने 1 है, तो 12 का गुणा 1 में, पीछे वाले का आगे गुणा करना है, पीछे वाले का आगे। तो देखिए 12 एकन 12 होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, पीछे वाले गुणा आगे कर दिया, 12 गुणा 1 में। अब हम 12 को इस तरीके से तोड़ेंगे, बीच में जोड़ने पे 7 आ जाए, मतलब जोड़ने या घटाने कुछ भी करें हम, लेकिन 7 आने चाहिए, वो भी किसके, प्लस के साथ। किसके साथ, प्लस के साथ, है ना, प्लस के साथ करते हैं भाई। 7 को अगर हम 2 भाग में तोड़े तो 7 4 3 12 होते हैं, ये बात पता है हमें ना, 4 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं। कोई समस्या यहाँ पे नहीं है ना, 4 3 12 होते हैं। अब अगर 4 और 3 को अगर हम जोड़ दें तो 7 बन जाएंगे, 4 और 3 को जोड़ दें तो 7 ही तो बनेंगे, और हमें चाहिए 7, प्लस के साथ ही बनेंगे, और 4 और 3 गुणा करेंगे दोबारा में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हर तरीके से हमारा काम हो रहा है कि 4 और 3 गुणा करा दोबारा, 4 3 12, और 4 और 3 जोड़ रहे तो 7 हो रहे हैं, वही तो हमें चाहिए थे। कंप्लीट हो गया काम। अब मेन चीज यहाँ पे आती है, यहाँ पे देखिए हमें अगले और पिछले अंक देखने होते हैं। यहाँ पे 1 है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो पीछे वाला अंक देखेंगे 4, वो 12। अब देखेंगे 4 का भाग 12 में चले जाएगा, हाँ सर चलेगा। 3 का भाग 12 में चले जाएगा, हाँ सर चला जाएगा। तो कोई भी संख्या किधर भी लिख सकते हैं, कोई भी संख्या किधर भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए x² + 4x +
3x प्लस 12। ठीक है, यानी कि हमने किया क्या, यहाँ पे हमने कर दिया 7x को दो चीजों में डिवाइड, 3x प्लस 4x प्लस 3x। अपने 4 और 3 ही तो करे, x यहाँ पे x यहाँ पे ऐड कर ली, x यहाँ पे ऐड कर ली, तो 12 की जगह पे ऐसे आ गए। समझ में आई? 7 की जगह पे इतने कर लिए 3x प्लस। अगर हम इनमें से कॉमन लेने की बात करें, यहाँ पे ये चीज कॉमन लेने की बात करें तो कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन आ गई। यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे 4 है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। x अगर हमने यहाँ से दोनों से x निकाली तो एक काम करो, क्या करो, ये लाइन पूरी ऐसी कैसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x ऐसे कैसे लिख दिया हमने। x कॉमन ली तो दोनों की जगह x डाल देंगे, हम दोनों के नीचे x डाल देंगे, x कॉमन ली इस वजह से। यहाँ पे आ जाओ प्लस 3 यहाँ पे है, 3 के बारे में 12 आ जाएंगे, तो 3 तो कॉमन आ ही जाएंगे, x यहाँ पर x यहाँ पे है नहीं, तो 3 ऊपर ऐसे कैसे, 12 ऐसे कैसे, और नीचे बाहर 3 लिए इस वजह से 3। कितनी बात समझ में आएगी? आ गई होगी आप। हमने क्या किया, x यहाँ पे थी, x यहाँ पे थी, x बाहर आ गई, ऐसी की ऐसी संख्या उतार दी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x ऐसे कैसे उतार दिए, और x कॉमन ली इस वजह से दोनों की जगह x डाल दी। यहाँ पे आ गए 3x ऐसे कैसे लिख दिए, 3x प्लस 12, और 3 कॉमन लिए तो 3 दोनों के नीचे डाल दी। अब काटे हैं, x से एक x कट गई, x से एक x कट गई। ठीक है, x क्या बचे भाई, यहाँ पे x बची और यहाँ पे बचे 4। कितने बचे भाई, 4 बचे, क्योंकि x से 4 ही बचे, प्लस 3 से 3 कटे, 3 चौक 12, तो x प्लस 4 हमारे पास यहाँ पर। अगर हमारे पास ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों सेम आ जाते हैं तो हमारा आंसर एकदम सही चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन कोष्टक को एक बार लिखेंगे और इनको अंदर जो भाग रहे हैं इन्हें भी बंद कर लेंगे। x प्लस 3 इन दोनों को एक जगह कर लिए, और x प्लस 4 इन दोनों को अपनी अलग पोजीशन में कर लिया। ठीक है, इन्हें x प्लस 3 एक कोष्टक में और x प्लस 4 एक कोष्टक में बंद कर लिए, क्योंकि सेम ना वो इस वजह से। अब क्या करना है, x प्लस 3 बराबर 0, इसके बराबर 0 कर लेते हैं, और x प्लस 4 बराबर 0, इसके भी बराबर 4 3। तो x बराबर कितना आएंगे, माइनस के 3, और x बराबर कितने आ जाएंगे, माइनस के 4। तो हमारे पास शून्य निकल के आया, एक माइनस के 3 और एक माइनस के 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमें शून्यांक निकालने होते हैं। ठीक है, एक बार हम दोबारा से रिवीजन करा देते हैं। क्या किया अपन ने, शुरुआत में हमने 12 का इधर गुणा किया, आगे तो 12 एकम 12 होते हैं, 12 को ऐसे तोड़ा हमने क्योंकि 4 बीच में 7 हो जाए, 4 3 12, 4 और 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएंगे। इन्हें हमने दोबारा लिख दिया 4x प्लस 3x, और 4x और 3x 7x से मिलकर बनाएंगे, तो ऐसे लिख दिया। अगर हमने यहाँ से x कॉमन ली तो x दोनों के नीचे डालेंगे, और यहाँ से 3 कॉमन ली तो 3 दोनों के नीचे डालेंगे। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, शून्य निकालना हमने सीख लिया। ठीक है, अब अपन रिवीजन कर रहे हैं ना, इस वजह से ये चीज तो जरूरी है ना, स्पीड भी थोड़ी मेंटेन करके रखनी है, टाइम भी वीडियो का ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से थोड़ी स्पीड भी जरूरी रहती है। ठीक है, और अपन पहले तो पढ़ चुके हैं, अब रिवीजन ही तो हो रहा है, तो रिवीजन तो थोड़ी स्पीड से होता है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ तक पहुंच गए, शून्यांक ज्ञात कीजिए। हमने शून्य निकाली, एक का भी शून्यांक हमारे पास आ गए, माइनस के 3 और कॉमा माइनस के 4, ये हमारे पास शून्यांक आ गए। ठीक है, अब हमें निकालने हैं, सत्यता की जांच करनी है भाई, गुणांकों और वन के बीच में सत्यता की जांच। और अभी अभी हमने फॉर्मूले समझे थे, वो क्या है, सबसे पहले हमारे पास होता है शून्यांकों का योगफल बराबर हमारे पास होता है माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। ठीक है, तो शून्यांकों का योगफल यानी कि शून्यांक ये निकाले, इनका योगफल जोड़ना है, माइनस के 3 प्लस और माइनस के 4। ठीक है, माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस के 7 हमारे पास आ जाएंगे, ये जुड़ के माइनस के 7 इधर आ जाओ। अगर बात की जाए इनकी, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमें, सॉरी एक्स का गुणांक कितना है भाई साहब, 7 है, लेकिन माइनस है यहाँ पे, तो माइनस के 7 आ जाएंगे, बट्टे एक्स का गुणांक कितना है, 1 है, एक्स का गुणांक कितना है, तो 7 बट्टे 1 का मतलब माइनस के 7 ही आएगा। तो आप देखेंगे तो हमारे पास दोनों ही माइनस के 7 मिल रहे हैं, यहाँ भी माइनस के 7, यहाँ पर भी माइनस का, यानी कि हमारे जो आंसर थे शून्य निकाले तो एकदम करेक्ट है, यानी कि सही है, एक हो गया हमारे पास। अब हम गुणनफल से चेक कर लेते हैं, योगफल से चेक हो गया, तो शून्यांकों का गुणनफल
फल बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणन, ये तो होता है एक्स स्क्वायर का गुणन, ये तो होता है भाई। ठीक है, करो इनका गुणनफल करोगे तो क्या आ जाएगा, -4 इंटू -3 बराबर के अचर में कितना है वैसे 12 और एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 1, गुणा करना भाई, माइनस से माइनस करेगा 4 3 12 और बराबर 12 बट्टे 1 का मतलब 12 ही होता है। तो ये भी हमारे पास आंसर मैच हो गए, 12 इधर भी आए 12 इधर भी आए। तो इस तरीके से हमारे पास सत्यता की जांच भी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने शून्यंक निकालते हैं और इस तरीके से अपनी जांच करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे तो हमारे 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हुआ पहला कौन सा प्रश्न है ये, 7वां प्रश्न कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला यानी कि 8वां सवाल है कि यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है तो लैम्डा का मान कितना होगा। लैम्डा का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें प्रश्न में दिया गया है ना लैम्डा, इसमें दिया है तो इसका ही मान हमसे पूछा है, जबकि एक शून्यक दे रखा है 1/2। ठीक है, तो इसे अपन थोड़ी सी स्पेशल तरीके से लिखेंगे। पी एक्स बराबर मान के चलते हैं, हमारे पास है 2x² + 3x और प्लस लैम्डा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक शून्यंक हमें दिया है 1/2, तो जहां जहां x है इसमें वहां वहां कितने रख देंगे हम, कितने रख देंगे भाई 1/2 रख देंगे। तो रखते हैं भाई, पी एक्स 1/2 रख सकते हैं ना, x की जगह 1/2, 2 इंटू 1/2 x स्क्वायर की स्क्वायर प्लस 3 और x की जगह 1/2 और प्लस लैम्डा। ठीक है, ये चीज थी, यानी कि इस चीज का मतलब केवल ये था कि x की जगह 1/2 रखने हैं, ये बराबर 0 करने ही करने हैं। ठीक है, तो क्या है, एक शून्यंक 1/2 है तो 1/2 रख दिया, कुछ और होता तो कुछ और रख देते, ये सिंपल है बात। ठीक है, रखने x की जगह पर ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, इसे सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का 1 में करेंगे 3 ही आ जाएगा ना, 3 1 3 और नीचे 2 है प्लस लैम्डा और बराबर 0 मान के चलते हैं अपन, इधर कर लेते हैं 0 क्योंकि लैम्डा का मान चाहिए ना। अब यहाँ से 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। इन्हें अगर ऐड कर लेंगे हम तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पे हर तो समान है तो 3 और 1 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। अगर यहाँ से आगे करेंगे तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा बराबर आ जाएगा, ये 2 से कट जाएंगे ना 2 बार, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा, ये फिर और लिख देते हैं 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर आ गया -2, लैम्डा बराबर कितना आ गया -2 आ गया। इस तरीके से कैसे करेगा, अपन ने क्या किया था, हमें एक शून्यक दे रखा था ना 1/2, तो x की जगह पे 1/2 रख दिए हमने, x की जगह 1/2 स्क्वायर का स्क्वायर 3 के 3 x की जगह 1/2 लैम्डा के लैम्डा और 0 किए यहाँ पे 2 से 2 काटे। इस तरीके से अपने कैलकुलेशन की तो हमारे पास आ गया -2। ठीक, तो इस तरीके से हमारा 8वां प्रश्न भी होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करो। ठीक है, तो हमें इस प्रश्न में क्या किया है, जो हमें समीकरण युग्म दिया गया है इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। हमें जो समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म है, इन्हें हल करने के 3 तरीके हैं। हमारे हाई स्कूल में मात्र एक तरीका से हट गया है, वो वज्रोड़न विधि था, वो हट चुका है। इसी वजह से 2 तरीके रह गए, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, 2 प्रकार की हमारे पास विधि हैं, तो उन्हें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन विलोपन सीख लेते हैं इस प्रश्न की मदद से। ठीक है, तो विलोपन विधि में कैसे सॉल्व करते हैं सवाल को, उस तरीके के सवाल करने के तरीका हम सीखेंगे। ठीक है भाई, तो शुरू करें। देखिए हमारे पास जो सवाल है निम्नलिखित समीकरण युग्म, ठीक है, इन्हें में 2 समीकरण दिए गए हमें, कितने 2 समीकरण दे रखे हैं। ठीक है, 2 समीकरण दिए हैं, एक पहला और दूसरा। ठीक है, 2 समीकरण हमें दे रखे हैं। ठीक है, अब अगर हमें विलोपन विधि से हल करना है तो उसके कुछ कंडीशन है, उसके कुछ नियम है, वो समझिए आप। वो क्या है कि पहले समीकरण और दूसरे समीकरण कोई ना कोई एक्स वाली चीज या वाई वाली चीज मैच होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 अलग अलग हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 हैं अलग अलग हैं,
इनसे मतलब नहीं, ये कि कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक्स और वाई की चीज पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, अगर ये अलग अलग हैं तो हम इन्हें सेम करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी करें गुणा करके सेम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, करें तो देखिए अगर हमें सेम करना है ना तो सिंपल तरीका है, ध्यान से समझिएगा। पहले वाले समीकरण सबसे आगे कितने लिखे, 3 लिखे ना, 3 का गुणा करेंगे हम नीचे वाले समीकरण में, कौन से में, नीचे वाले में, और यहाँ पे 2 लिखे हैं, इनका गुणा कर देंगे हम ऊपर वाले समीकरण में। यहाँ तक की बात समझ में आई, यहाँ तक की बात क्लियर। ऊपर वाले का 3 है, सब पहले समीकरण सबसे आगे कौन है, 3 का गुणा करेंगे हम नीचे, और ऊपर वाले जो 2 हैं इन्हें करेंगे ऊपर गुणा। ठीक है, पहले समीकरण का दूसरे में और दूसरे का पहले में गुणा करेंगे, इतनी बात सही है। अब हमें क्या करना है, गुणा करके देख लेते हैं। 2 का करेंगे 2 3 6x प्लस 2 चौकू 8 बाई बराबर और 2 धाई 20। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6 बाई और बराबर 3 दूनी 6, यानी कि सभी कुछ 6 6 6 आना था वो तो, क्योंकि 2 है ना, अपन ने इनका गुणा किया। अब अगर हम इन समीकरण को चेक करें तो यहाँ पे देखिए 6 थे, यहाँ पर भी 6 हो गए, सेम सेम मिल गए हमें, सेम ही तो करने थे। अब मोस्ट आईएमपी बात एक और है, यहाँ से शुरुआत होती है उसकी। यहाँ पे देखिए 6 ऊपर वाले कैसे, प्लस के, नीचे वाले प्लस के, अगर समान चिन्ह मिल जाए तुम्हें तो घटाना है। क्या करना है, घटाना है, यानी चिन्ह बदलने होते हैं हमें, और चिन्ह बदलने की ताकत केवल एक ही शख्स रखता है, वो क्या है, माइनस। ठीक है, जैसे कि अगर हमें कोई फॉर एग्जाम्पल ये सवाल दे रखा है, ठीक है, और हमें जरूरत है चिन्ह बदलने की। देखिए यहाँ पे x तो अलग अलग है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x बाई सेम सेम है, यहाँ पे तो प्लस के साइन है, हमें चिन्ह बदलने की जरूरत है, यानी कि अलग अलग चिन्ह होने चाहिए। यहाँ पे हमारा कहने का मतलब ये है, जो चिन्ह है वो अलग अलग होने चाहिए, और चिन्ह बदलने का तरीका केवल एक ही है, माइनस लगाइए आगे तो अंदर के चिन्ह सभी बदल जाते हैं, प्लस का तो माइनस का हो गया, माइनस का प्लस का तो माइनस का हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कहने का मतलब था। ठीक है, तो फिलहाल अभी इस पे नहीं जाते, हम उधर ही अपना काम करते हैं। वो क्या है, हमने क्या किया, यहाँ माइनस लगा लिया, वैसे ये वाला हो जाएगा प्लस और ये वाला माइनस। ठीक है, क्योंकि पहले से माइनस था ना, ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस, ये चीज थी। अब देखिए माइनस से प्लस के 6 माइनस के 6 कट गए। ठीक है, प्लस के 6 और प्लस के 8 कितने हो जाएंगे, 14। कितने हो जाएंगे, 14 बाई बराबर 20 में से 6 गए, कितने बचेंगे भाई साहब, 14 ही बचेंगे। बाई बराबर हमारे पास कितने आएंगे, 14/14, तो बाई बराबर कितने आ जाएंगे भाई साहब, 14, यानी कि सॉरी बाई बराबर कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि 14 होते हैं ना। ठीक है, 14 इतनी बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी चीज सबसे पहले हम सेम करेंगे। एक चीज हमने सेम कर ली, सेम करने का तरीका हम बता ही चुके कि ऊपर वाले का गुणा नीचे और नीचे वाले गुणा ऊपर। इतना करने के बाद हमारे पास आ गया बाई का मान। अब बाई का मान जो आया, बाई का मान हमारे पास जो आया वो समीकरण पहले या दूसरे में किसी भी में भी हम रखेंगे और एक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, तो वो काम करते हैं इधर, यहाँ आ जाइए भाई। यहाँ पे क्या है, एक्स, हमारा बाई का मान लिख रहा, बाई का मान कहाँ रखेंगे, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, बाई का मान हमने कहा रखा समीकरण 1 में रख दिया है। ठीक है, एक समीकरण हमारा क्या है, 3x + 4y बराबर 10 है। ठीक है, 3x + 4y बराबर 10 है। ठीक है, पहला समीकरण है। ठीक, अब आप चाहें तो छोटे वाले में रख सकते हैं, क्योंकि छोटे वाले रखेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। अपन ने वो गलती से हो गया, कोई नहीं, रख दिया तो रख दिया, अब रखेंगे इसी में। ठीक है, तो बाई की जगह में हमें 1 रखना है, ये बात ध्यान रखनी है। बाई की जगह पे तो 3x की जगह x + 4 इंटू बाई की जगह पे 1 बराबर 10, 3x + 4 1 4 बराबर 10, 3x बराबर 10 - 4, 3x बराबर के 6, x बराबर के 6/3, x बराबर के 2। ये हमारे पास आ गया आंसर। x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2, और y बराबर कितना आ गया, 1। तो हमारे हल आ गए, x बराबर तो 2 आया और y बराबर कितना आ गया, 1। ये हमारे पास आंसर है इस सवाल के। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं अपनी विलोपन विधि से किसी रैखिक समीकरण युग्म के हल। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, एक सवाल और लेकर
अपनी प्रैक्टिस को और बेहतरीन करते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, यानी कि 9वां मतलब 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है हमारा, क्या है वो ध्यान से देखिएगा। 10वें प्रश्न में हमसे कह रहे हैं कि x बट्टे 2 प्लस वाई 2y अपन में 3 बराबर माइनस के 1, और दूसरा समीकरण दिया है x माइनस 3y अपन में 3 बराबर 3। ये हमें जो समीकरण, रैखिक समीकरण दे रखे हैं, इन्हें हमें विलोपन विधि से हल करना है। ये ठीक है, इतनी बात। अब हमें क्या करना है, इन समीकरण को थोड़ा सा हल करके एक सिस्टमेटिक वे में लिखना पड़ेगा। वो कैसे, देखिए अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर इनका एलसीएम लें तो 3 दूनी 6, इनका गुणा हम इधर करेंगे और इनका गुणा अगर इधर करें तो 3 का x में करेंगे 3x प्लस 2 का इधर करेंगे 4y, 2 दूनी 4y बराबर माइनस के 1। अगर इन 6 का इधर गुणा करते हैं हम तो हमारे पास बन जाएगा 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6 एकन 6। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई होगी आपको। अब हमारे पास ये समीकरण नंबर पहला जो आया, ये एकदम सिस्टमैटिक समीकरण है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस समीकरण में हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेम वही काम हम इस समीकरण के पास में करेंगे, तो अपन 1 मान लेते हैं यहाँ पे और करेंगे 3 एकन 3, इधर का गुणा इधर, इनका गुणा इधर, 3 का x में करेंगे 3x माइनस 1 का y में करेंगे y बराबर 3। 3 का अगर इधर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस y बराबर 3 त्रिका 9, और हमारे पास ये समीकरण नंबर कितना है भाई, दूसरा। इस तरीके से हमारे पास समीकरण, हमने इनको हल करके यूं करके लिख लिया, कोई समस्या नहीं है ना। अब इन्हें आपस में कनेक्ट करके और आगे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। हमारे पास पहला समीकरण क्या है भाई, 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6 है। दूसरा क्या है हमारे पास, 3x माइनस y बराबर के 9 है। ये हमारे पास पहला था और ये हमारे पास दूसरा। ठीक है, अब हमारे पास विलोपन विधि से हल करना है, तो क्या होगा, चेक करेंगे कि कोई चीज सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो करेंगे, और है तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। यहाँ पे 3x है, यहाँ पर भी 3x है, तो काम हो गया, हमारा काम हो गया, क्योंकि हमें सेम चाहिए, तो सेम तो है ही। यहाँ पे 3x और 3x है। अब 4, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, एक चीज सेम मिल जाए बस, फिर हमारी बात बन जाएगी आराम से। एक चीज हमें सेम मिल जाए बस। अब देखिए 3x मिल गए। अब एक चीज तुम्हें हम बता चुके हैं कि प्लस प्लस की है दोनों संख्याएं, प्लस प्लस की हैं, तो हमें चिन्ह कैसे चाहिए, अलग अलग। अगर प्लस प्लस की हैं यहाँ पे तो हम माइनस करेंगे। अब ये जैसे ही यहाँ माइनस लगाया, जैसे ही हमने यहाँ माइनस लगाया, ये पूरे समीकरण को छेड़ेगा, पूरी साइड डिस्टर्ब कर देगा। ये माइनस हुआ तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। प्लस का था ना पहले, माइनस का, और ये माइनस का तो प्लस का हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब अपन काट सकते हैं, देखो 3 प्लस के 3 से माइनस के 3 कट जाएंगे, कट गए, और प्लस के 4 और 1 बाई यहाँ पे है और 4 बाई यहाँ पे, 4 बाई और 1 बाई कितने हो गए, 5 बाई, और माइनस के 6 माइनस के कितने हो जाएंगे भाई साहब, 15। अब बाई बराबर कितने आ जाएंगे भाई साहब, ये माइनस के आएगा, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना अपन। माइनस के 6 और माइनस के 9 कितने हो जाएंगे, माइनस के 15 होंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे माइनस के 15 बट्टे 5, तो बाई बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 5 15, माइनस के 15 हमारे पास आ जाएगा बाई का मान, सॉरी माइनस के 3 आ जाएगा बाई का मान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण एक या 2 में किसी में भी रखेंगे, लेकिन हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी होगी, क्योंकि 3 बाई है, 3 का गुणा करेंगे, सॉरी 4 बाई है, 4 का गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पे बाई में कोई है ही नहीं गुणा, तो छोटा वाला लेंगे ना। तो अब की बार लेंगे दूसरा समीकरण। ठीक है, तो करें भाई साहब, तो बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, 3x माइनस बाई बराबर 9, ये है ना दूसरा, ये तो है दूसरा। अब इसमें लिखेंगे हम बाई की जगह पे माइनस के 3x माइनस बाई की जगह पे माइनस के 3। ठीक है, माइनस के 3 बराबर 9, 3x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बराबर 9, 3x बराबर 9 माइनस 3, 3x बराबर 9 में तो 3 गए 6, 3x बराबर x बराबर 6 बट्टे 3, और ये कट के 2 आ जाएंगे। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास भाई, 2। x बराबर कितना आ गया भाई, 2। ठीक है भाई, तो हमारे पास x बराबर आया 2 और y बराबर हमारे पास आया माइनस के 3। यहाँ तक कोई समस्या भाई, यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं।
हमारे पास जो आंसर थे वो आ गए, एक प्लस के 2 आ गए और माइनस के, एक प्लस के x आ गए और माइनस के y 3 आ गए। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये भी प्रश्न हो गए सॉल्व। अगर हम चाहें तो इस सवाल के जो आंसर है वो खुद ही मतलब डाउट में रहे, पेपर की बात है ना, पेपर नंबर वाली बात है, तो पेपर में हमें कैसे पता चलेगा हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो हम खुद भी चेक कर सकते हैं कि हमारे आंसर सही है या कि नहीं। तो वो कैसे करेंगे वो देखिए यहाँ पे, अगर हम क्या करें समीकरण अगर जांच करने की कोशिश करें हम, तो समीकरण कोई सा भी उठा लीजिए, आप पहला उठा ले या दूसरा उठा लीजिए, 3x माइनस वाई बराबर 9 है ना, इन्हें सॉल्व करेंगे कैसे देखिए। हमारे पास x का मान कितना निकाला हमने 2, 3 x की जगह पे कितना निकाला हमने 2 रख दीजिए, x की जगह तो माइनस y की जगह कितने लगा रहे माइनस के 3 बराबर 9, इनकी कैलकुलेशन 9 आनी चाहिए, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9, तो 9 3 और 6 और 3 कितने 9 बराबर 9। इस तरीके से हमने चेक कर लिया कि हमारे आंसर एकदम परफेक्ट क्लियर हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से अपन करेंगे तो हमारे एक भी नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है ना कि हमारे आंसर सही है एकदम, क्योंकि हमने चेक कर रखे हैं। अब एग्जामिनर चेक करेगा भी तभी वो करेगा क्या, वो भी चेक करेगा हमारे आंसर पहले से ही सही है। इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और वो होगा प्रतिस्थापन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, ध्यान से देखिए कि हमें दिया गया है जो रैखिक समीकरण युग्म दिया है और इसे हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से अब की बार। ठीक है, पिछली बार हमने ब्लॉक 1 में सीख ली, 2 सवाल किए थे उसके, और अब हम समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे सवाल करते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए भाई हमारे पास सेम सवाल दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारे पास है। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 हमें दे रखा है। ठीक है, अब हमें इन्हें प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे वो देखिए, हम शुरू करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यानी कि शुरुआत में हम समीकरण 1 से काम करेंगे। ठीक है, अब चाहे तो 2 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपन क्या कहते हैं सिस्टमेटिक चलेंगे तो समीकरण 1 से काम करेंगे। ठीक है भाई, समीकरण 1 से करते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, यही तो है, x प्लस वाई बराबर 14, ये है हमारे पास। अब अगर हम काम करें तो x बराबर 14 माइनस वाई, कोई समस्या, हमने क्या किया 14 तो s 14 के 14 आ गए और प्लस के वाई इधर जाएंगे तो माइनस के वाई हो जाएंगे। ठीक है, ये समीकरण हमारे बन जाएगा तीसरा और ये दूसरा था, ये हमारे पास पहला दूसरा और तीसरा हमारे पास समीकरण यहाँ पे बन गया। कोई समस्या, यानी कि यहाँ पे हमें x का मान निकाल लिया कि x का मान भाई साहब ये है 14 माइनस वाई 14 माइनस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का मान हमने कहाँ से निकाला, समीकरण नंबर 1 से। कहाँ से निकाला भाई, समीकरण नंबर 1 से निकाला था ना x का मान, तो हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। अगर 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे और 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। तो रखते हैं भाई x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखें भाई x का मान। तो दूसरा समीकरण लिख लेते हैं आपके लिए, x माइनस वाई बराबर 2। तो x की जगह पे हमें लिखने हैं कितने 14 माइनस वाई और यहाँ पे भी कितने हैं 14 माइनस वाई और यहाँ पे भी वाई है और बराबर 14 माइनस वाई, एक्स की जगह पे इतनी चीज आई, एक्स की जगह पे 14 माइनस वाई और ये वाले माइनस और ये वाई और बराबर ये। यहाँ तक समझ में आया, एक्स की जगह पे हमने ये रख दिए 14 माइनस वाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि 14 के 14 माइनस के वाई कितने हो जाएंगे, माइनस के 2y बराबर 2, माइनस के 2y इधर ही रहने देते हैं और 2 प्लस के 14 है इधर जाएंगे तो माइनस के 14 हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम और इधर कर लेते हैं, चलो जगह नहीं है उधर, तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आ रही है 2y बराबर 2 माइनस 14, ये वाली लाइन हमने ऊपर लिख दी। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2y बराबर 2 में से 14 जाएंगे नहीं तो उल्टे घटाएंगे, उल्टे घटाने के लिए हम माइनस यूज करते हैं। तो 14 में से 2 कितने बचेंगे भाई, 12। तो y बराबर तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 12 अपॉन में, और देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से माइनस हट ही जाएगा और 2,
तो y बराबर कितना आ जाएंगे, 2 3 12 होते हैं, तो y बराबर हमारे पास आ गया 6। ठीक है, y बराबर कितना आ गया भाई 6। अब जो y का मान हमने निकाला वो हम किसी में भी रख सकते हैं, 1 में 2 में 3 में, किसी में भी रख दीजिए और आपका आंसर एकदम x का मान मिल जाएगा। तो सबसे आसान रखना होगा समीकरण नंबर 3 में, तो अपन 3 में रखेंगे। तो x का मान या फिर y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखें भाई, क्या है भाई, x बराबर 14 माइनस वाई, ये हमारे पास x का मान है। तीसरा समीकरण है ना, मतलब तो x की जगह तो x ही रहना है, 14 की जगह 14 ही रहने, माइनस y की जगह पे आने 6, y की जगह पे कितने आने 6। तो x बराबर हमारे पास, अगर हम 14 में से 6 घटाएंगे कितने बचेंगे भाई 8, कितने बच जाएंगे हमारे पास 8 बच जाएंगे। तो x बराबर हमारे पास आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए कि x बराबर आया हमारे पास 8 और y बराबर हमारे पास कितना आ गया भाई 6। इस तरीके से अपन के आंसर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी होती है कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या होता है ना, समीकरण नंबर 1 से शुरू करते हैं अपन और वहां से y का मान निकालते हैं, समीकरण नंबर पहला बन गया तो तीसरा बन गया, और इसमें इस तरीके से सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, आप चाहें तो जांच करने के लिए क्या कर रहा था हमने कि पहला समीकरण उठाइए और x की जगह पे x का मान रख दीजिए, y की जगह y का मान बराबर 14 आना चाहिए, ऐसे करने हैं। ठीक है, करके देख लेना। और इस तरीके से हमारी प्रतिस्थापन विधि हुई कंप्लीट। और साथ ही साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और मजेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय।